एक दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता, सामाजिक नवाचार के मार्गदर्शक श्री प्रभात कुमार सिंह नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन NSKFDC के मैनेजिंग डायरेक्टर, सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अग्रदूत हैं। वे वंचित समुदायों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए रोजगार और स्वरोजगार योजनाओं को साकार कर रहे हैं। साथ ही डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन और डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के मेंबर सेक्रेटरी के रूप में वे बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों को वैश्विक मंचों पर फैलाते हैं। एक दूरदर्शी प्रशासक श्री प्रभात कुमार सिंह का फोकस नीतिगत नवाचार, समावेशी योजनाएं और नेतृत्व पर है, जिसके तहत NSKFDC ने स्वावलंबन और कौशल विकास के माध्यम से वंचित समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने का सशक्त मंच प्रदान कर रहे हैं। So good afternoon, myself Jyoti from Vikas Darpan. Today we welcome you to our series of Viksit Bharat Ki Aur. So this is for inspiring journeys in shaping the future of developed India. So starting with the questionnaires, we'll start with Dr. Sir. बचपन में कोई ऐसा खास पल था जिसने आपको सामाजिक न्याय और समाज सेवा के प्रति प्रेरित किया? बचपन में जैसा कि सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें स्कूल भेजा। तो स्कूल में जो शिक्षा मिलती है इन्वायरमेंट के प्रति, सोशल स्टडीज हम लोग पढ़ाई करते हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। तो उसमें तो पॉवर्टी और गरीबी का जिक्र होता ही था। साथ में हम लोग जब स्मॉल टाउनशिप में हमारा बचपन बीता है, जहां लगभग सारी फैसिलिटीज़ थी हमें प्राप्त थी। बट जब हम कभी बाहर पेरेंट्स के साथ घूमने जाते थे, ट्रेन में सफ़र करते थे, बस में सफ़र करते थे, तो वहाँ बच्चों को या तो भीख मांगते देखते थे या बिना कपड़ों के देखते थे। तो थोड़ी सी दया या कुछ मन में कुछ विचार आते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कई बार जब दादा दादी के घर में गांव में जाते थे तो वहां हम देखते थे कि घरों में इवन बेसिक टॉयलेट की फैसिलिटीज नहीं है, इवन ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज नहीं है। लोग दूर या तो कुएं से, पूरे गांव में एक या तो कुआं होता था और गर्मी में कुआं सूख जाने पे लोग दूर से कहीं पास के गांव से कुएं से पानी लेके आते थे। तो इन सब चीज़ों से मन में कुछ विचार आते थे कि इनके पास ऐसा फैसिलिटी क्यों नहीं है और हमारे पास। जब मैं शहर या जो अपने टाउनशिप में, छोटी सी टाउनशिप थी जहां हम रहते थे, वहाँ सारी फैसिलिटी सरकार ने मुहैया करा रखी थी, क्योंकि फैक्ट्री के वर्कर्स के लिए जो भी फैसिलिटी दी जाती हैं, सारी सुख सुविधाएं हमारे, मतलब एक सामान्य जीवन जीने के लिए सारी सुख सुविधाएं हमें थी। तो इसलिए मन में विचार हमेशा ही रहता था कि सारी चीजें मेरे पास हैं, बट बाकी लोगों के पास क्यों नहीं। नेतृत्व में अक्सर व्यक्तिगत त्याग करने पड़ते हैं। सामाजिक समानता और समावेशी विकास के लिए काम करते हुए आपको किस तरह के त्याग और संघर्ष करने पड़े हैं सर? त्याग संघर्ष में जैसे कि लीडरशिप में होता है कि आप अपनी टीम को बहुत ही ट्रस्ट करना बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसे इन सब डेली रोजमर्रा की चीज़ों में कई बार हम ऐसे व्यक्ति पे अपना विश्वास कर देते हैं जो आपको उस समय पता नहीं होता कि आपको कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा उस व्यक्ति के कार्यों के अनुसार। तो कई बार इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कई बार लोग धोखे से या कुछ गलत कार्य कर देते हैं आपका नाम लेकर, या आपके विश्वास का गलत फायदा उठा के लोग कई बार इस तरह की गलत गतिविधियां कर देते हैं, जिससे हमारी मतलब व्यक्तित्व पे और ये हमारे जो कैरेक्टर पे कई बार बात आ पड़ती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आपके अनुभव के अनुसार वंचित समुदायों के लिए स्थायी परिवर्तन लाने और समान विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रशासक कौन से गुण होने चाहिए? प्रशासक में सबसे तो पहले टीम वर्क होना चाहिए, टीम के साथ काम करना चाहिए और एक बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। क्योंकि जो वंचित होते हैं, ज्यादातर मैंने वंचितों के साथ काम किया है, तो मैंने ये देखा है कि वो आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। मे बी बिकॉज जिंदगी में उनको बहुत लोगों से गलत एक्सपीरियंस हुआ हो, बहुत सारे लोगों से, तो आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। तो उनके समाज से ही लोगों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जो उनके प्रति एम्पैथी रख के उनके साथ बातचीत करके हमारी स्कीम्स और प्लान या हमारी
योजनाओं के बारे में उनको समझा सके। बहुत मुश्किल होता है उनको समझाना जो वंचित होते हैं। ठीक कह रहे हैं सर, ठीक कह रहे हैं। जब आपके जीवन में कभी कोई मुश्किलें आई तो किस आंतरिक शक्ति या सहयोग ने आपको प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया सर? आंतरिक शक्ति सबसे बड़े जैसे बताते हैं कि एजुकेशन है। तो जब भी कोई मुश्किल आती है तो बहुत सारी जो बड़े महान व्यक्ति हैं उनके कोट्स के ऊपर जाता हूँ, तो बहुत सारी पॉजिटिव कोट्स हमें मिलती हैं कि हमें, जैसे गीता का ही एक बहुत अच्छा वो उदाहरण कई बार मैं देता हूँ कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। उसी तरह बहुत अच्छे अच्छे कोट्स जो ग्रेट लीडर्स होते हैं उन्होंने दिए हुए हैं, तो उनकी तरफ हम अपना ध्यान ले जाते हैं तो थोड़ी हमें आगे बढ़ने में हमें फिर सफलता प्राप्त होती है। सामाजिक विकास के सफर में आपके करियर का सबसे कठिन निर्णय कौन सा रहा और उस निर्णय को लेने का साहस आपको कैसे मिला सर? जैसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि ट्रस्ट करना लीडर का काम होता है, अपनी टीम पे ट्रस्ट करना। तो कई बार जब ट्रस्ट करने से खुद को गलत परिस्थिति में हम पड़ जाते हैं, तो उस परिस्थिति से उबरने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे जो अपने जो सीनियर्स को कैसे कन्विंस किया जाए, कैसे उनको ये बताया जाए कि हमारी गलती नहीं है, हमने किसी और के ऊपर ट्रस्ट किया जिसने ऐसा कार्य कर दिया। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी चुनौती होती है दूसरों को कन्विंस करना। NSKFDC के पहलों में प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में आप विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने में निगम की भूमिका को किस प्रकार देखते हैं सर? NSKFDC जो है सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करता है। जो हमारे टारगेट ग्रुप हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हुए, वेस्ट पिकर हुए और मैनुअल स्कैवेंजर्स हुए, तो ये लोग अत्यंत ही गरीबी में रहते हैं और समाज का सबसे इम्पोर्टेंट कार्य करते हैं। हमारे मतलब शहर को और गांव के वातावरण को रहने लायक बनाते हैं। और इनका कामों का असर 2-3 लेवल पे होता है। एक तो मैक्रो लेवल पे होता है कि जो हम सब देखते हैं कि आसपास हमारे सफाई है, लेकिन माइक्रो लेवल पे ये जो इनके कामों का मुख्य प्रश्न ये उठता है कि ये हमारे जो मिट्टी है या पृथ्वी है, जल है और हवा को साफ रखने में मदद करते हैं। और प्लस ग्लोबल लेवल पे भी इनका इम्पोर्टेंट है कि बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। आपने सुना ही होगा कई बार कि जैसे SDG 3 है कि सभी के लिए स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना, क्लाइमेट एक्शन लेना, क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लेना, मतलब ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो और पृथ्वी पे जीवन सुखमय हो, जल के अंदर जीवन, जल के प्राणियों का जीवन सुखमय हो। इन तरह के बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो ये सफाई कर्मचारी हमारे जानने या अनजाने में ये अपने कार्यों के द्वारा, चाहे धूप वर्षा गर्मी या कोविड हो नहीं कोविड हो, अपना कार्य हमेशा करते रहते हैं, जिससे हमारा वातावरण हमें रहने लायक सुखमय बना रहता है। तो लेकिन ये खुद भी कई बार इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में का मतलब है कि वो कई बार थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू काम करते हैं और कई बार इनको मिनिमम वेजेस भी नहीं मिलता। सामान्यतः मैंने देखा है कि इनको मिनिमम वेजेस तक नहीं मिलता। EPF ESI सोशल सिक्योरिटी मेजर की तो दूर की बात है, मिनिमम वेजेस ही नहीं मिलता। तो इसलिए इनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करना बहुत जरूरी है, जो NSKFDC कर रहा है। NSKFDC स्वच्छता उद्यमी योजना, महिला समृद्धि योजना और महिला अधिकारिता योजना जैसी कई प्रभावशाली योजनाएं चलाता है। आपके विचार में इसमें से कौन सी पहल जीवन को सबसे प्रभावी ढंग से बदल रही है और कौन से नवाचार उनके प्रभाव को और बढ़ा सकती है सर? जैसा मैंने अभी जस्ट कहा था कि माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल और ग्लोबल लेवल पे हमारे स्वच्छता कर्मी काम करते हैं। और कई स्टेट्स में, कई राज्यों में मैंने देखा है, इवन गांव में देखा है कि ज्यादातर सफाई कर्मचारी महिलाएं ही होती हैं। तो हम चाहते हैं कि और कई बार ये थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ही काम करते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि
जिस कॉन्ट्रैक्टर या प्राइवेट सैनिटेशन सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करते, ये खुद क्योंकि इनको टेक्निकल नॉलेज हो जाती है, मतलब एग्जैक्टली वो अगर पढ़े लिखे नहीं हो। जैसा कि मैं बताऊं कि एक बार मैं सफाई कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहा था, तो एक बूढ़े सफाई कर्मचारी ने बताया मुझे कि साहब नाली ब्लॉक हो जाती है क्योंकि पानी धीरे आता है। तो हमारे साइंस में या फ्लूइड मैकेनिक्स में एक कंसेप्ट होता है सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी का। अगर सेल्फ क्लिनसिंग वेलोसिटी पानी में है, मतलब ड्रेन में या नाले में प्रॉपर स्लोप है, तो पानी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से बहेगा, तो वो अपने साथ जो सेडिमेंट है वो कैरी करता रहेगा, ड्रेन कभी ब्लॉक नहीं होगा। तो मतलब उनको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज है, स्पेशली शिक्षा के अभाव में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो स्वच्छता उद्यमी योजना, इसलिए हमने कहा कि उनको स्वच्छता उद्यमी योजना बनाया जाए। इसके तहत उनको मशीन सफाई करने के लिए मशीनों के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है, और बहुत ही कम ब्याज दर पे, और भी सरल ब्याज दर पे, जिसे सिंपल इंटरेस्ट हम कहते हैं। बैंक्स तो जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज देते हैं, हम सिंपल इंटरेस्ट पे और बहुत ही कम 3 से 4% से 4% से लेके 8% तक सिंपल इंटरेस्ट पे इनको ऋण प्रदान करते हैं। और साथ में जो भी इनके एम्प्लॉयर हैं, जैसे अर्बन लोकल बॉडीज हुआ या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हुआ, उनको हम बताते हैं कि इनको आप वर्क एश्योरेंस दीजिए, एटलीस्ट कम से कम 7 साल का, जो इन्होंने ऋण लेके स्वच्छता उद्यमी बनना चले हैं, तो ऋण का प्रिंसिपल भी चुका दें और ब्याज भी चुका दें, और अपनी जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकें। तो ये स्वच्छता उद्यमी योजना है हमारी, ये बहुत ही अच्छी पहल है, जो कि हमारे सफाई कर्मचारी जिनको मतलब काम करते करते इतना अनुभव हो जाता है कि उनको बहुत सारी चीजों की टेक्निकल, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की पूरी टेक्निकल नॉलेज हो जाती है। ठीक है, उनके पास मतलब शिक्षा उतनी नहीं है, लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, बट उनके पास ज्ञान है, जो इसी ज्ञान का फायदा उठा के हम उनको स्वच्छता उद्यमी योजना बनाएंगे। योजना के तहत उनको एक सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर बनाएंगे, ताकि हमारे पर्यावरण की साफ सफाई वो अच्छे से कर सके। सर, ये महिला समृद्धि और योजना महिला समृद्धि योजना और महिला अधिकारिता योजना महिलाओं के लिए है। ये स्वच्छता उद्यमी योजना में जो ब्याज दर है, उससे भी कम ब्याज दर पे ऋण प्रदान किया जाता है महिलाओं को, छोटा छोटा ऋण, ताकि वो घर में जैसे सिलाई बुनाई का कार्य करती हैं। पहले हम तो उनको स्किल ट्रेनिंग देते हैं, और घर में कोई सिलाई बुनाई का कार्य करना चाहती हैं, या ब्यूटी पार्लर, ब्यूटिशियन का, असिस्टेंट ब्यूटिशियन कोर्स का भी ट्रेनिंग देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और ट्रेनिंग के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान उनको वजीफा भी दिया जाता है, 500 से लेके 1500 रुपए महीने तक का वजीफा दिया जाता है। और उसके बाद अगर वो खुद में घर में अपना छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर या शादी पार्टियों में ब्यूटिशियन का कार्य करना चाहते, तो उसके लिए जो भी उनको सामान और छोटा मोटा उनको हम ऋण प्रदान करते हैं। ओके सर, आज के गतिशील शासन परिवेश में आप जरूरतमंद समुदायों के लिए सम्मान, सशक्तिकरण और अवसर सुनिश्चित करने में सिविल सेवकों की बढ़ती भूमिका को कैसे देखते हैं सर? सिविल सेवकों की बहुत बड़ी भूमिका है सुरक्षा, सम्मान और सभी के प्रति अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का, क्योंकि सिविल सर्वेंट ही ज्यादातर योजना बनाते हैं और उसका कार्यान्वयन भी सिविल सर्वेंट ही करते हैं। तो सामाजिक एम्पावरमेंट के लिए जो भी योजना बनाएंगे सिविल सर्वेंट ही बनाएंगे, उसका कार्यान्वयन भी वही करेंगे। सार्वजनिक सेवा में वर्षों बिताने के बाद नेतृत्व के बारे में आपका नजरिया आपके करियर की शुरुआत से अब तक किस प्रकार विकसित हुआ है सर? सबसे बड़ी बात तो है कि जब हम करियर का ये शुरुआत करते हैं, बहुत ही ज्यादा यूथफुल एनर्जी रहता है, तो कई बार हम जैसे कि इमैच्योरली बिहेव कर लेते हैं। तो जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस हमारा या अनुभव बढ़ता जाता है, तो हमारा विजन क्लियर होता जाता है, और हमारे इंटीग्रिटी के प्रति भी अब हमारी सोच बदलने लगती है, और दूसरों के भावना और विचारों के प्रति हमें एम्पैथी बहुत ज्यादा होने लगती है, और रेजिलियंस हमारा बढ़ता जाता है, ताकि हम विकट से विकट परिस्थितियों में घबराते नहीं हैं। और जब हम करियर की शुरुआत करते हैं, तो थोड़ी सी भी कठिन या कॉम्प्लेक्स समस्या आ जाने से थोड़ा बहुत घबराहट तो होती है, लेकिन जैसे जैसे अनुभव हमारा बढ़ता जाता है, तो हमारा जो रेजिलियंस पावर हमारी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं सर,
एक समावेशी और सशक्त भारत के लिए आपका व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है, विशेष रूप से सफाई कर्मचारियों समान सुविधाओं के लिए सम्मान और अवसर सुनिश्चित करने में? विकसित भारत के मुख्य बारे में हमारा मुख्य विजन है कि सभी को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का मौका मिला। जैसे SDG 17 है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट या कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल। तो सभी लोग राष्ट्र निर्माण में जैसे भी हो थोड़ा सा या बहुत कंट्रीब्यूट कर सकें, तभी विकसित भारत हो सकता है। और सफाई कर्मचारी तो जैसे मैंने बताया कि मैक्रो, माइक्रो और ग्लोबल लेवल पे काम करते हैं। और तो बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हम सफाई कर्मचारी के कैपेसिटी बिल्डिंग या एम्पावरमेंट कहें, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कहें, या उनका मतलब सैनिटेशन एंटरप्रेन्योरशिप की भावना उनमें डेवलप करके बहुत सारे सस्टेनेबल गोल हम अचीव कर सकते हैं। आपके प्रभावशाली योगदान को देखते हुए अब आप सफलता को कैसे परिभाषित करेंगे व्यक्तिगत स्तर पर और शासन के माध्यम से आपने जिनके जीवन को प्रभावित किया है, दोनों के संदर्भ में सर? सफलता का मेरे हिसाब से है कि आपको जो कार्य दिया गया है उसके हिसाब से आपने कितनी जिंदगियों को छुआ और कितनी जिंदगियों में परिवर्तन लाया, यही सफलता का मुख्य आपका वो है सर। यदि आपको अपनी यात्रा को दोबारा जीने का अवसर मिले तो क्या आप फिर से वही रास्ता चुनेंगे? क्यों हाँ और क्यों नहीं सर? मैं तो यही रास्ता चुनूंगा, क्योंकि जो हमारे सैनिटेशन वर्कर हैं इतना, जैसे मैंने बताया, इतना महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और उनके कार्यों को करने में हमारा योगदान थोड़ा बहुत हम दे सकते हैं। प्लस जो भी मार्जिनलाइज्ड हैं या जैसे कहा जाता है कि आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक हमें पहुंचने का मौका देते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा ही यही अपॉर्चुनिटी स्वीकार करूँ। ठीक है सर। सार्वजनिक सेवा की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो सकती हैं। अपनी चुनौतीपूर्ण भूमिका के बीच आप कैसे तनाव मुक्त होते हैं और निजी स्वास्थ्य के लिए समय कैसे निकालते हैं सर? आजकल स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं और सरकार भी, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे है और इसी तरह की बहुत सारी कोर्सेज या बहुत सारी ट्रेनिंग पे जाने का हमें मौका मिलता है। तो ट्रेनिंग में हमें अपने स्वास्थ्य को या तनाव मुक्त रहने के लिए बहुत सारी योगाभ्यास या मेडिटेशन, ध्यान कराया जाता है। तो उन सब को अक्षरशः पालन करके या एक डिसिप्लिन लाइफ में उन सारी चीज़ों को, योगा अभ्यास और ध्यान और मेडिटेशन को सम्मिलित करके हम रोजमर्रा के जीवन के तनाव से मुक्त रहे। ठीक है सर। सर, लास्ट, विकसित भारत की ओर श्रृंखला के अंतर्गत देश की प्रगति में सार्थक योगदान देने की इच्छा रखने वाले भारत के युवाओं, विशेषकर वंचित समुदायों से आने वाले उन युवा नेताओं के लिए आपका क्या संदेश है सर? सबके लिए यही संदेश है कि जो भी आपको कार्य दिया जाए उसको आप ईमानदारी से और पूर्ण निष्ठा एवं लगन से करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और जैसा मैंने बताया कि अपने जीवन का लक्ष्य ये होना चाहिए कि कितनी जिंदगियों को हम छूते हैं, कितनी जिंदगियों को आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं और कितनी जिंदगियों का आप प्रॉपर इम्पैक्ट दे पाते हैं। तो यही आपकी सफलता का मूल मंत्र होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग ए वैल्यूएबल टाइम टू अस। एंड सर, हम आपके ये जो आपने इतनी अच्छी बातें हमें बताई हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा विकसित भारत और विकसित होगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।